मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले एक और बहुत लोगों ने सवाल किया था। दो अलग अलग सवाल थे, एक का तो जवाब मैंने दे दिया था कल परसों, एक सवाल मैं भूल गया था उसका जवाब देना। मतलब ये निठारी कांड से जुड़ा हुआ था और तमाम लोगों का ये सवाल था कि जो 14, 15 या 16 साल की लड़की थी जो उस घर में गई थी D40 में, सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर, तो वो ऑटो से गई थी और फिर वो ऑटो वाले से वो कहती है कि खुले पैसे नहीं है, तुम रुको मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। तो सवाल ये था कि आखिर वो लड़की उस घर में क्यों जाती थी। मैंने शायद उस दिन नहीं बताया था, लेकिन उसका जवाब ये है कि उसकी उम्र करीब 16 साल थी और उसके बारे में ये था कि वो लोकल, एक तरह से वो जो लड़की थी वो गलत धंधे में थी। तो कई बार जब मनिंदर सिंह पंडेर हाई सोसाइटी से कॉल गर्ल मंगाता था, नहीं आती थी, तो फिर वो सुरेंद्र कोहली को फोर्स करता था, तो सुरेंद्र कोहली लोकल कहीं से इंतज़ाम करता था, तो उनमें से वो एक लड़की थी। और इसीलिए उसके ये बात पुलिस लोकल जानती थी और उसके फादर को तंग भी करती थी। और यही वजह है कि जब वो गायब हुई वो लड़की पायल, तो जो नंदलाल उसके पिता हैं, वो पुलिस में जब रिपोर्ट लिखाने जाते थे तो पुलिस भगा देती थी कि वो यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी, उसका कैरेक्टर ऐसा है, ये वो कह के उसको हमेशा धमका डरा के उसको भगा देते थे। तो ये था उस सवाल का जवाब जो आप लोगों ने से बहुत सारे लोगों ने पूछा था। अब बात करते हैं सुनंदा पुष्कर की। करीब 4 साल हो गए, 17 जनवरी 2014 की ये कहानी है। मुझे याद है कि उस दिन मेरी अपनी क्राइम टीम में से एक का बर्थडे था और हम लोगों ने काम जल्दी ख़त्म कर लिया था और काम ख़त्म करने के बाद केक वेक मंगाया था और करीब रात 9, साढ़े 9 की बात होगी, यहीं जहाँ मैं बैठा हूँ इसी ऑफिस के बाहर हम लोग केक वेक काट रहे थे और तभी एक फ़ोन आता है कि लीला होटल में सुनंदा पुष्कर नाम की एक महिला जो है उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। दोबारा फिर जब कंफर्म करते हैं तो पता चलता है ये वही सुनंदा पुष्कर हैं जो शशि थरूर की वाइफ हैं और शशि थरूर तब विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे। तो पहली जो खबर आई उसके बाद ज़्यादातर जो क्राइम रिपोर्टर थे उसमें से हम लोग लीला होटल जो था वो हम लोग गुड़गांव, किसी ने ये गलत खबर दे दी थी कि गुड़गांव का ये लीला होटल है, तो कुछ टीम गुड़गांव की तरफ भागने लगी थी। फिर थोड़ी देर में कंफर्म हो गया कि नहीं, ये गुड़गांव नहीं बल्कि दिल्ली के चाणक्यपुरी का जो लीला होटल है वो वहाँ पे हुआ है। तो फिर हम लोग जो सारी पूरी टीम उस वक्त अपने कलीग का बर्थडे मना रहे थे, उसी वक्त अलग अलग यूनिट लेकर सब फिर सीधे स्पॉट पर निकलते हैं। और उस दिन मुझे ये भी याद है कि बारिश हो रही थी, हालांकि जनवरी का महीना था लेकिन बारिश हो रही थी, क्योंकि मैं फिर लगभग लीला होटल पहुंचने के बाद से लेकर रात 2 बजे तक मैं लाइव पे खड़ा हुआ था और भीग भी गया था। तो ये पूरी उसके बाद सुर्खियों में रही कई तमाम चीज़ें थीं, क्योंकि एक दिल्ली में 5 सितारा होटल के अंदर शशि थरूर जैसे कैरेक्टर, विदेश राज्य मंत्री, शशि थरूर की तीसरी शादी, सुनंदा पुष्कर की भी तीसरी शादी, तो ये सारी चीज़ों ने मिला के इस केस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था और जिस तरीके से मौत हुई थी रहस्यमय, उसने और ज़्यादा कर दिया था। तो अब कुल मिला के जो सिलसिलेवार कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। शशि थरूर तब विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इनको सरकारी जो बंगला मिला हुआ था उसमें कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, रंगाई पुताई का, न्यू दिल्ली में। और शशि थरूर ने उससे करीब 15 दिन पहले सुनंदा पुष्कर को वो केरल ले गए थे, तिरुवनंतपुरम में। वहाँ पे एक वैद्य से, देसी वैद्य से सुनंदा पुष्कर का इलाज चल रहा था। उनको 1-2 तरह की भी डिप्रेशन था, इसके अलावा कहते हैं कि जो पेट में टीबी की कोई बीमारी थी। तो करीब 15 दिन तक वो तिरुवनंतपुरम में थी और वहाँ इलाज करा रही थी। उसके बाद वो दिल्ली आती हैं 15 जनवरी 2014 को। 15 जनवरी 2014 को आती हैं तो ये है कि घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तमाम मज़दूर लगे हुए हैं, इसलिए शशि थरूर चाणक्यपुरी में, घर से ज़्यादा दूर नहीं, द लीला होटल में रूम बुक करा देते हैं और सेकंड फ्लोर पे उनका रूम था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 2 रूम बुक कराते हैं। एक रूम में सुनंदा पुष्कर रहती हैं, एक में खुद शशि थरूर, जबकि दोनों पति पत्नी हैं। तो ये सवाल उठता है, पहले नहीं उठता लेकिन चूँकि मौत हो गई थी उसके बाद की बात बता रहा हूँ,
कि पति पत्नी दोनों एक ही होटल में, दो अलग अलग कमरे में, क्यों? तो उसकी एक वजह ये थी कि इन दोनों में बीच में कुछ तनाव चल रहा था, और उस तनाव की वजह ये थी कि इस हादसे से पहले 15 जनवरी से एक दो दिन पहले एक मेहर तरार हैं पाकिस्तान की जर्नलिस्ट, बहुत खूबसूरत। तो उन्होंने कुछ ट्वीट किया था, और उस ट्वीट्स के ज़रिए ये ऐसा सारी मीडिया में खबरें आई थी कि मेहर तरार और शशि थरूर के बीच में कुछ रिश्ता है, दोनों में प्यार है। और इस चीज़ से सुनंदा पुष्कर नाराज़ थी। उनका ये था कि ये उनका घर टूट जाएगा। तो बाकायदा इस बयान भी आ गए, और सुनंदा पुष्कर ने मीडिया के कुछ लोगों को बाकायदा फ़ोन भी किया था कि वो ऐसे ऐसे परेशान हैं और वो शशि थरूर के बारे में बोलेंगी, उनके ख़िलाफ़ बोलेंगी। लेकिन फिर पति पत्नी के बीच में कुछ समझौता होता है, और उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी होता है दोनों की तरफ से, जिस पे दस्तखत थे सुनंदा पुष्कर के भी और शशि थरूर के भी, कि हम पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही है, और बाकी सब चीज़ें ये मीडिया की अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बयान आता है तो लगता है कि मामला सब कुछ सुलट गया। लेकिन फिर 15 जनवरी को वो आती हैं और होटल में ठहरती हैं, और दोनों अलग अलग रूम में। 16 फरवरी को इसी लीला होटल में फिर कहते हैं कि 15 फरवरी को जब आई थी तब इन दोनों के बीच में किसी बात पे बहस होती है, झगड़ा भी होता है, जो बाद में पुलिस को बयान दिया शशि थरूर के पर्सनल सेक्रेटरी ने, उसने भी बताया, होटल के स्टाफ ने भी बताया कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती थी। लेकिन दोनों अलग कमरे में थे। 16 फरवरी को दोनों के बीच में फिर शायद कुछ पैचअप हो गया, और उसके बाद 16 जनवरी को सेकेंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे रूम शिफ्ट करने के लिए करीब शाम 4 बजे शशि थरूर होटल के स्टाफ को कहते हैं। और अब वो पहले जिस रूम में सुनंदा पुष्कर रह रही थी वो बिल्कुल एक नॉर्मल रूम था, साधारण रूम उस होटल का। लेकिन अगले दिन 16 फरवरी को वो रूम चेंज कराते हैं, और अब जो रूम नंबर मिलता है उन्हें वो मिलता है एक तो 342 342 और दूसरा है 345 345। 345 जो था वो स्वीट था, और 342 वो एग्जीक्यूटिव रूम। तो अब स्वीट में एक ड्राइंग रूम था और बाकायदा बेडरूम था बड़ा। तो 16 को ये दोनों एक ही रूम में ठहरते हैं, 15 को अलग अलग ठहरे थे दो रूम में। 16 तारीख को अब ये स्वीट बुक कराते हैं शशि थरूर और सुनंदा रूम नंबर 345 में रुकते हैं। उसके बाद जो भी होता है ये किसी को दुनिया को पता नहीं। अब आता है 17 जनवरी 2018। 17 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी, और उसमें वो शायद यहाँ थी आपके कांग्रेस कार्य समिति की तालकटोरा स्टेडियम में, दिल्ली में है जहाँ तक मेरी याददाश्त अगर सही है, तो तालकटोरा में ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी जिसमें सारे लोगों को जाना था, शशि थरूर को भी जाना था। तो 17 जनवरी की सुबह जो चश्मदीद उनका कहना है कि शशि थरूर जब सो के उठते हैं और सुनंदा पुष्कर, इन दोनों के बीच में फिर झगड़ा होता है, और दोनों में काफ़ी बहसा बहसी होती है। उसी बहसा बहसी और झगड़े के बाद करीब 8:30 बजे शशि थरूर होटल से बाहर निकलते हैं और सीधे कार्य समिति की बैठक में चले जाते हैं, और उस कार्य समिति की बैठक में उनके तमाम तस्वीरें हैं, विजुअल हैं, वो वहीं थे शाम तक। इधर अब कमरे में अकेली हैं 345 नंबर में सुनंदा पुष्कर। लड़ाई होने के बाद सुनंदा पुष्कर अपसेट रहती हैं, और जो होटल के स्टाफ हैं उनका है कि वो पानी सोडा ये सब मंगाती हैं, और वो दिन में ही शराब पीना शुरू कर देती हैं। आखिरी बार 3:30 बजे वो रूम सर्विस के लिए किसी को बुलाती हैं। रूम सर्विस में आता है वो पानी और बाकी चीज़ें लेकर, और उसने देखा वहाँ पे सारी वो शराब की बोतल और गिलास जो भी थी, और उसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद सुनंदा पुष्कर को किसी ने ज़िंदा नहीं देखा। 17 जनवरी 2014 दोपहर 3:30 बजे आखिरी विटनेस होटल का एक स्टाफ, एक वेटर जो रूम में जाता है और देखता है। इसके बाद रात करीब 8 बजे शशि थरूर कार्य समिति से सीधे, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म होने के बाद सीधे लीला होटल पहुंचते हैं। अब तक करीब 4.5-5 घंटे बीत चुके थे।
4.5-5 घंटे में जब वो आते हैं तो अपने स्टाफ से पूछते हैं कि वो सुनंदा कहाँ है, और ये तो बताते हैं कि वो रूम बंद है और वो शायद सो रही है। तो पूछे कि किसी ने बेल वेल बजा के कुछ जानना चाहा, तो बोला नहीं, 1-2 बार बेल बजाया तो उन्होंने खोला नहीं, तो ठीक है वो सो रही होगी। तो ये होटल में ही अपने फ़ोन वोन पे बात करने लगते हैं। 8:30 के आसपास जब लगता है कि अब बहुत वक्त हो गया और ये शाम को सोने का वक्त नहीं है, तो वो बेल बजाते हैं, डोरबेल, लेकिन काफ़ी बजाने के बाद भी खुलता नहीं है। चूँकि उस सीट में ये दोनों ठहरे हुए थे, तो उसकी जो की थी मास्टर की दरवाज़ा खोलने की, एक शशि थरूर के पास भी थी। तो जब वो बेल नहीं बजता है तो थोड़ी देर के बाद वो उसी से अपना डोर को ओपन करते हैं, खोलते हैं। साथ में उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था वो भी उनके साथ पीछे पीछे दोनों जाते हैं। तो पहले ड्राइंग रूम पड़ता है, फिर अंदर बेडरूम था। तो शशि थरूर बेडरूम में झांक के देखते हैं तो देखते हैं कि सुनंदा पुष्कर सो रही, उनके ऊपर रज़ाई रखा हुआ। तो रज़ाई से लगभग चेहरा भी ढका हुआ था, थोड़ा सा चेहरा खुला हुआ था। तो 1-2 बार आवाज़ देते हैं, वो उधर से कुछ रिस्पांस नहीं आता, तो वो समझते हैं कि चलो सो रहे, थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर वो किसी फ़ोन पे बात करने लगते हैं। करीब 3-4 मिनट तक वो बात करते हैं। उसके बाद फ़ोन रखने के बाद अब उन्हें लगता है कि ये उठ क्यों नहीं रही है। फिर वो जाते हैं, फिर आवाज़ देते हैं। फिर वो पहली बार 8:30 के आसपास रज़ाई को हटा के थोड़ा जैसे आमतौर पे हिलाते हैं और पूछते हैं सुनंदा सुनंदा। उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता। तब अचानक उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है और शशि थरूर घबरा जाते हैं। फिर वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी को आवाज़ देते हैं जो ड्राइंग रूम में था। वो भाग के आता है, वो भी देखता है। फिर वो फ़ौरन कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ। तो फ़ौरन डॉक्टर आता है। डॉक्टर देखता है और डॉक्टर कहता है कि ये सो नहीं रही हैं, बल्कि ये मर चुकी हैं। अब इसके बाद अचानक सारे लोग घबरा जाते हैं। फिर जो पर्सनल सेक्रेटरी है शशि थरूर का, चूँकि अब मौत होटल के अंदर हुई, होटल के स्टाफ सबको ही पता चल चुका था, तो वो पहले 100 नंबर पे, फिर सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को फ़ोन करता है। और सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वही था, वो अपनी टीम के साथ रूम में पहुंचते हैं, देखते हैं। उसके बाद बॉडी को एम्स ले जाया जाता है और फिर ये खबर फैल जाती है। तो ये जो स्टोरी जो ब्रेक हुई थी, ये करीब रात उस वक्त 9 से 9:30 के दरमियान की बात है, जब हम लोगों को, मैंने बताया कि जब हमारे कुलीग का बर्थडे था और हम लोगों को पहली बार पता चलता है। तो खैर बॉडी को ले जाते हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाने लगता है। तब तक पुलिस सारे लोगों के बयान लेती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, कौन आया कौन गया, शशि थरूर की मौजूदगी कहाँ थी उस दिन सुबह से लेकर शाम तक। तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मौजूद थे, सुबह गए थे और शाम वहीं से लौटे थे। तो वो सारी चीज़ें एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं। तो लगता कोई फॉल प्ले है नहीं, कुछ है नहीं। लेकिन फिर मौत कैसे हुई? तो फिर कमरे की पूरी तलाशी ली जाती है। तो कमरे में शराब की बोतल, गिलास, वो सारी चीज़ें थी। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ मिली उस रूम से, रूम नंबर 345। और उन दवाइयों के बीच में 2 ऐसी पत्ती थी स्ट्रिप्स मेडिसिन की, जो बाद में पता चला कि ये डिप्रेशन की दवा है। तो वो जो पत्ती थी उसमें टोटल 30 टैबलेट होने चाहिए, उसके 30 वो थे खाने, जिससे पता चल रहा था कि इसमें 30 हैं। लेकिन 27 खाली था और सिर्फ 3 मेडिसिन उसमें बचे हुए थे, 3 टैबलेट, और 27 खाली। अब ये नहीं पता कि वो 27 क्या 17 फरवरी के ही दिन पूरा एक साथ खा गई सुनंदा पुष्कर, या फिर वो पहले से जो भी डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया था उस दिन हर दिन के हिसाब से उतनी उतनी गोलियां ले रही थी, ये नहीं मालूम, क्योंकि कोई बताने वाला था नहीं। तो अब सारी चीज़ें आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आकर रुक जाती है। इस दौरान में तमाम चीज़ें चल रही हैं कि लड़ाई है, झगड़ा है, फिर मेहर तरार का ट्वीट, ये सारी चीज़ें, उनके रिश्ते, वो जितनी भी चीज़ें थी सब मीडिया में घूमना शुरू हो जाती है। मेहर तरार का भी फिर उधर से जब मौत की खबर आती है तो उनका भी फिर बयान आता है कि शशि थरूर उनके अच्छे दोस्त हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं, और हमारे बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। तो सारी सफाई और ये सारी चीज़ें चलने लगती। इस बीच में एम्स में पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाब देने की बजाय और सवाल गहरा कर देती है, क्योंकि वो मौत की सही वजह नहीं बता पा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत की जो वजह बताई गई, जो पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थी, उसमें ये थी कि या तो ये ड्रग्स का ओवरडोज है और या फिर पॉइजन हो सकता है। जो पॉइजन ऐसा नहीं कि किसी ने दिया हो, मतलब ड्रग्स ही पॉइजन बन गया। अब वो कैसे? ओवरडोज की वजह से बन गया, या उस ड्रग्स को आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल के साथ लिया तो पॉइजन बन गया।
लेकिन ये क्लियर नहीं था। दूसरा, ये पोस्टमार्टम में कहीं नहीं था कि ड्रग्स के अगर ओवरडोज की वजह से मौत हुई है तो क्या ये ड्रग्स का ओवरडोज सुनंदा पुष्कर ने खुद से लिया, सुसाइड करने की मंशा इरादे से, या फिर किसी ने उन्हें साजिश के तहत दिया। दूसरा ये कि अगर ये ओवरडोज पॉइजन बन गया तो क्या कोई ऐसा जानकार था जिसको मालूम था कि इस ओवरडोज या इसके साथ या अल्कोहल के साथ करने से ये जहर बन सकता है, इससे मौत हो जाएगी। उसका जवाब नहीं था। तो कुल मिला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी मौत की गुत्थी को और उलझा दिया, सुलझाने की बजाय। इसके बाद सुनंदा पुष्कर के एक बेटे वो दुबई में हैं, वो भी आए। फिर तब तक अंतिम संस्कार हुआ, तमाम नेता, हर पार्टी के सब लोग उसमें शामिल हुए और ये मामला चलता रहा। चूंकि शादी को इन दोनों के 4 साल ही हुए थे, अगस्त 2010 में शादी की थी इन दोनों ने, तो एक कानून के हिसाब से जो ऐसी मौत पत्नी की जिसमें थोड़ा सा भी रहस्य या संदिग्ध हो, उसमें डाउटफुल हो, तो एसडीएम इंक्वायरी होती है। तो इसलिए इस मामले की एसडीएम इंक्वायरी होगी। जो उस एरिया के एसडीएम थे, फिर उन्होंने मामले की जांच शुरू की और उन्होंने तमाम लोगों से बयान लेने शुरू किए। लेकिन इसमें सुनंदा पुष्कर की फैमिली के किसी भी शख्स ने ये शक नहीं जताया कि सुनंदा पुष्कर की हत्या हुई, उन्हें मारा गया, शशि थरूर ने मारा। किसी ने, न उनके बेटे ने सुनंदा पुष्कर के, जो कि दूसरे पति से हैं, न सुनंदा पुष्कर के भाई ने, न घर वालों ने सुनंदा पुष्कर के। तो पुलिस भी ये मान के चली कि ये एक सुसाइड है या फिर एक्सीडेंटल ओवरडोज ड्रग्स की वजह से। तो मामले की जांच चलती रही। इसी बीच एम्स के एक डॉक्टर ने, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने एक बयान एक दिन दे दिया कि उनके ऊपर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बनाने के लिए शशि थरूर के हिसाब से प्रेशर आया था, ऊपर से फ़ोन आया था, दबाव आया था। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया कि किसका क्या था, लेकिन ये उन्होंने बयान दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मन मर्जी के हिसाब से बनाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था। इस डॉक्टर के इस बयान ने एम्स के, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, इस मामले में फिर गरमा दिया कि वो कौन थे। फिर सारे शक की सुई शशि थरूर की तरफ कि शशि थरूर इसमें कुछ करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इधर दिल्ली पुलिस जो है वो मामले की जांच कर रही है, क्लू कुछ मिल नहीं रहा है, फॉरेंसिक से लेके सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई। धीरे 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 और ये एक बनने लगा कि कहीं ना कहीं शशि थरूर इन्वॉल्व हैं इसमें, रिश्ते इन्वॉल्व हैं, मेहर तरार की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन मौत कैसे हुई इसका सवाल न पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रहा है, न फॉरेंसिक जांच दे रही है। ऊपर से फिर डॉक्टर का ये बयान मामले को और उलझा देता है। तो अब दिल्ली पुलिस के ऊपर भी प्रेशर था। तो दिल्ली पुलिस फिर क्या करती कि चूँकि 2 चीज़ें इसमें थी, एक मौत ड्रग्स के दवा के ओवरडोज से हुई, नंबर 2 वो शरीर में जाके पॉइजन बन गया। तो अब ये था कि क्या ड्रग्स पॉइजन बना या पॉइजन दिया गया अलग से। अब दूसरा सवाल ये था कि अगर ड्रग्स ओवरडोज लिया गया या पॉइजन, क्या सुनंदा पुष्कर ने खुदकुशी के इरादे से ऐसा किया, वो इतनी परेशान थी और डिप्रेशन का शिकार तो थी, दवा भी खा रही थी, या फिर उनकी हत्या करने के इरादे से किसी ने चुपचाप से धोखे में उनको ये खिला के मिला के पिला दिया। तो अब इसको लेके कि ये पॉइजन कौन सा, अच्छा सारी यहाँ पे अपने यहाँ फॉरेंसिक जांच में सारी चीज़ होंगे कि इसको विसरा रिपोर्ट उनकी रखी गई, उसकी रिपोर्ट थोड़ा लेट आती है। तो विसरा रिपोर्ट्स की भी जब रिपोर्ट आ गई विसरा की भी, तो उसमें भी ये क्लियर नहीं था कि अगर पॉइजन था तो कौन सा पॉइजन था। फिर ये बात आई कि ये वो पॉइजन ऐसा है और इतनी कम मात्रा में थी कि इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है, पकड़ा ही नहीं जा सकता। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो फिर दिल्ली पुलिस के ऊपर भी प्रेशर। फिर उधर सुब्रमण्यम स्वामी ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये मर्डर है, ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये ड्रग्स का ओवरडोज नहीं है, पॉइजन है। तो इसको लेके इतने सारे प्रेशर होने शुरू हुए कि फिर इस बीच में इधर सरकार भी चली गई, फिर चुनाव हो चुका था, बीजेपी की सरकार आ गई, तो मामले को पॉलिटिकल रंग भी देना शुरू कर दिया गया। लास्ट में फिर दिल्ली पुलिस ने एक फ़ैसला लिया कि जो विसरा रखा गया था सुनंदा पुष्कर का, उसके सारे सैंपल यूएस में एफबीआई की लैब में भेज के वहाँ से पता करवाने के लिए कि आखिर ये था क्या, ये मौत की वजह ड्रग्स का ओवरडोज है या पॉइजन है, और अगर पॉइजन है तो वो कौन सा पॉइजन है जो हमारे यहाँ पकड़ में नहीं आ रहा। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो यूएस की बहुत नामचीन एजेंसी, उसका अपना लैब है,
उस लैब में इसको भेजा गया और दिल्ली पुलिस के 2 सीनियर अफसर इस पूरे विसरा सैंपल को लेकर यूएस गए, वहाँ जाकर लैब में दिया। उसके बाद लैब के रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगे। फिर वहाँ से रिपोर्ट आती है और अफसोस की बात यह कि एफबीआई की लैब भी इस केस पे ये रोशनी नहीं डाल सकी कि अगर वो पॉइज़न था तो कौन सा था, या फिर वो पॉइज़न ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से बन गया जिसकी वजह से वो जानलेवा साबित हुआ। तो ये क्लियर नहीं हुआ पॉइज़न वाली बात, और ये भी क्लियर नहीं कर पाए वो कि ये ड्रग्स का ओवरडोज अपनी मर्ज़ी से लिया गया था, सुसाइड करने के इरादे से, या सामने वाले ने किसी ने साजिश के तहत दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं की वहीं रही जहाँ 17 जनवरी से लेकर शुरू हुई थी। तो अब एफबीआई की रिपोर्ट पे दिल्ली पुलिस को बड़ी उम्मीदें थी कि शायद वहाँ से ये केस खुल जाएगा और पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सारी जांच होने के बाद हाल में दिल्ली पुलिस कुछ महीने पहले इस मामले में चार्जशीट एक अदालत में दाखिल करती है और उसमें वो ये कहती है, दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में कहीं इसमें कत्ल का इसको केस नहीं मानती है। लिखती है कि लेकिन इस मौत के पीछे कुछ शक और सवाल हैं, इसीलिए 498A डॉरी, जो 498 मतलब पति पत्नी के बीच में झगड़ा, ये सारी चीज़ें जो सेक्शन आता है वो, और साथ में खुदकुशी के लिए उकसाना, ये 2 सेक्शन शशि थरूर के खिलाफ लगाती है और कोर्ट में कहती है कि ये चूँकि अब खुदकुशी के लिए उकसाने का जब आपने सेक्शन लगा दिया तो इसका मतलब आप मान के चल रहे हैं कि ये सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है। और दूसरा कि ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा था और झगड़े की जो बुनियाद रखी वो वही मेहर तरार के साथ रिश्तों को लेकर रखी गई। तो ये कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने दिया, जिसको कोर्ट ने इस चार्जशीट को एक्सेप्ट किया। लेकिन आज तक इसमें शशि थरूर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि शशि थरूर ने इसको चैलेंज कर रखा कि कोई सबूत एक भी नहीं है। ये भी नहीं है कि जो उनका एक कोर्ट में बहुत बड़ा दलील है पुख्ता, वो ये कि ये सुसाइड ही है। ये कैसे साबित होगा? अगर ड्रग्स के ओवरडोज मौत की वजह बनी है तो ये हो सकता है अनजाने में लिया गया हो सकता है वो ड्रग्स के साथ अल्कोहल ने रिएक्शन कर दिया हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसका बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें मिलना चाहिए। तो ये मामला खैर अब कोर्ट में है और ये 2 सेक्शन के तहत शशि थरूर के खिलाफ मुकदमा चलाने की दिल्ली पुलिस ने मंजूरी मांगी थी, अदालत ने एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन शशि थरूर आज तक इस मामले में अरेस्ट नहीं हुए। अब उसकी सुनवाई शुरू होगी और वो केस अब देखिए किस मुकाम पे जाता है। लेकिन कानून के जो जानकार उनका मानना है कि केस बेहद कमज़ोर है दिल्ली पुलिस का, और दिल्ली पुलिस ने सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए ये सेक्शन लगा दिया, वरना कायदे से उनके पास कोई सबूत नहीं है ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि सुनंदा पुष्कर ने सुसाइड की वजह क्या थी, सुसाइड नोट कोई मिला नहीं, और ये ड्रग्स का ओवरडोज, अल्कोहल के साथ कॉकटेल, ये चीज़ें जाने में हुई अनजाने में हुई, कोई बताने वाला नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ा कन्फ्यूज़न है उसको लेकर। अब इससे पहले की जो कहानी है वो ये है आपको कि सुनंदा पुष्कर जो है ये इनकी तीसरी शादी थी। सुनंदा पुष्कर कश्मीरी पंडित परिवार से आते हैं। इनके जो पिताजी हैं वो पुष्कर नाथ दास सेना में इंडियन आर्मी में थे, और सुनंदा पुष्कर ने श्रीनगर के जो मशहूर है वुमेंस कॉलेज, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, और कश्मीर में ही पढ़ाई के दौरान उसके बाद फिर इनकी एक मिस्टर संजय रैना है जो कश्मीरी पंडित ही थे, उनके साथ इनकी शादी हो गई करीब 88 या 90 में। लेकिन ये शादी 1 साल से ज़्यादा नहीं चली। सुरेश रैना से 1 साल के बाद फिर दोनों अलग हो गए, उन्होंने तलाक ले लिया। उसके बाद फिर इनकी दूसरी शादी हुई, एक एस मेनन हैं, केरला के हैं वो भी, दुबई में बिजनेसमैन, तो उनके साथ शादी हुई। तो फिर ये सुनंदा पुष्कर दुबई चली गई, फिर उन्होंने वहाँ अपना बिज़नेस शुरू किया। इन्होंने बाकायदा इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू किया, इवेंट ऑर्गेनाइज कराती थी, बड़े बड़े मॉडल सेलिब्रिटी ये सबको लाना, जैसे ऐश्वर्या राय तक इनकी इवेंट कंपनी के ज़रिए काम किया है उन्होंने, और भी बड़े बड़े जो मॉडल थे। तो एस मेनन के साथ इन्होंने शादी की, लेकिन फिर एस मेनन के साथ उसी दौरान इनके बिज़नेस में बहुत सारा घाटा हुआ, नुकसान हो गया। तो एस मेनन जो है वो दिल्ली लौट आए और दोनों में डिवोर्स हो गया। लेकिन डिवोर्स होने के 1 साल के अंदर अंदर दिल्ली में एक रोड एक्सीडेंट में जो उनके सेकंड हस्बैंड थे सुनंदा पुष्कर के मेनन, उनकी डेथ हो गई दिल्ली में एक कार एक्सीडेंट में। तो मेनन से सुनंदा पुष्कर का एक बेटा था जो है, और वही जो दुबई में रहता है। लेकिन फिर उसको 4 साल का जब था तो सुनंदा पुष्कर ने अपनी
घर वालों के हवाले करके उस बच्चे की, और वो खुद दुबई में काम करने चले गई, फिर कनाडा गई, कनाडा में काम किया, फिर उनके अच्छे दिन आने लगे, बड़े बड़े इवेंट्स, और ये सक्सेसफुल हो गए। लेकिन इधर बेटे को बोलने में कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी, तो उसका फिर इलाज विलाज भी करने लगे, फिर उसके ठीक से बोल नहीं पाता था, तो वो सारी चीज़ें हुई। और इसी दौरान चूँकि ये 2 शादी हो गई, एक से डिवोर्स हो गया, दूसरे से डिवोर्स के बाद उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई मिस्टर मेनन की। 2009 में एक फंक्शन में शशि थरूर और सुनंदा की मुलाकात होती है एक पार्टी में, और उस मुलाकात में फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों बातचीत करने लगते हैं, और लंबे लंबे दोनों में चैट होते हैं, फ़ोन पे बातें होती हैं। 2010 में अगस्त के महीने में जब मंत्री थे शशि थरूर, तो इनकी ये केरल में ही तिरुवनंतपुरम में, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है जहाँ से ये लोकसभा के एमपी थे, वहाँ सुनंदा और शशि थरूर की शादी होती है। तो सुनंदा पुष्कर की ये तीसरी शादी थी शशि थरूर से। शशि थरूर की भी ये तीसरी शादी थी सुनंदा पुष्कर से। उनकी पहली जो शादी हुई थी उनके साथ डिवोर्स हो गया। दूसरी शादी उन्होंने कनाडा की एक पॉलिटिशियन महिला थी, किसी एम्बेसी या किस में काम करती थी, उनसे की थी। फिर तीसरी शादी जो है सुनंदा पुष्कर से हुई थी इनकी। तो दोनों की ये तीसरी शादी थी, और 2010 में हुई थी, और शादी के ठीक 4 साल के बाद 17 जनवरी 2015 को 2014 में सुनंदा पुष्कर की लीला होटल में मौत हो गई। तो आज तक इस केस को लेके यही 2 चीज़ें हैं, जो सवाल है वो आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है। वो ये है कि क्या सुनंदा पुष्कर की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी? अगर ड्रग्स का ओवरडोज था तो क्या वो अनजाने में लिया उन्होंने, या फिर खुदकुशी करने की नीयत से लिया? एक। दूसरा, क्या सुनंदा पुष्कर को ड्रग्स का ओवरडोज को जहर बनाकर दिया गया? दिया तो किसने दिया? और क्या फिर ये इसका पीछे कत्ल का इरादा था? क्योंकि उससे जोड़कर देख रहे थे लोग जो ट्वीट और ये सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें एक में सुनंदा पुष्कर ने कहा था कि मैं शशि थरूर के खिलाफ बहुत कुछ सच उगलूंगी, सच बताऊंगी, तो ये सारी चीज़ें भी थीं। लेकिन आज तक पुलिस को ना इसमें कोई प्रूफ मिला है, ना सबूत मिले हैं, ना कड़ियाँ जोड़ पाई हैं, ना फॉरेंसिक से, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हर एक ने इस केस को सिर्फ उलझाया, यहाँ तक कि FBI की लैब ने भी इस केस पे उतनी रोशनी नहीं डाली जो डाल सकती थी, और उस पॉइजन और ड्रग्स के ओवरडोज में ही ये पूरा मामला उलझ कर रह गया। तो ये थी कहानी सुनंदा पुष्कर की, और अभी फ़िलहाल ये कोर्ट में है। कोर्ट में अभी इसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, आगे क्या होगा। लेकिन अगर कानून के जानकारों के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो शशि थरूर के ख़िलाफ़ ये केस उतना पुख्ता नहीं है, क्योंकि इसमें जो पुलिस ने जिस तरीके से बाकी सब सुसाइड का और इसका मामला किया है, तो उसको साबित करने के लिए उसके पास ना गवाह है ना सबूत है, सिर्फ कहानियाँ हैं। और वो भी 345 नंबर कमरे में 3:30 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक 5 घंटे में क्या हुआ, इसका कोई विटनेस नहीं है, इसका कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि तब वो कमरे में अकेली थी और शशि थरूर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में थे। ना उस कमरे में फिर कोई गया, ना कोई बाहर आया। तो ये सिर्फ चीज़ें फिर एक कहानी के तौर पे ही सामने आई। तो ये पूरा मामला है। अब देखिए कोर्ट का फैसला क्या होता है। हालांकि अभी ये मामला लोअर कोर्ट में है, और जो भी इसमें अपडेट आएगा आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन मुझे मौका मिला तो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये थी कहानी। अब दूसरा एक और आपको मैं, कल हम लोगों ने बात की थी, आप तमाम क्राइम तक के परिवार के दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने स्पोर्ट्स तक को 1 मिलियन तक पहुंचा दिया कल। बहुत दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और आपका अपना क्राइम तक भी बस अब 1 लाख की दहलीज पे खड़ा हुआ है। शायद मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार कम है। तो मुझे लगता है कि आज या कल तक आपका इतना प्यार मिल जाएगा कि ये भी वहाँ तक पहुँच जाएगा। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें, और इसी तरह आप लोग मेल लिखते रहें। जिस तरीके से आज मैं शिवा तिवारी ने लिखा, या फिर मुझे पीयूष पुष्कर ने भेजा था, तो कई मेल ऐसे होते हैं जिससे बड़ा एक तो अपनापन सा फील होता है। फिर ये भी लगता है कि शायद आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से हम लोग हैं, और वरना हम कुछ नहीं है। तो अपना प्यार इसी तरह देते रहिए, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, सब कुछ देते रहिए। अब मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के अगर 2-4 सवाल। एक का सवाल है कि 1 लाख होने वाला आपका कमरा कब आएगा? एक का सवाल है कि आपका 1 लाख होने वाला कमरा कब आएगा? कमरा, घर, दीवार, कुर्सी, सोफ़ा, ये सारी चीज़ें दुनिया में रह जाती हैं। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ।
दिल से दिल मिलने के लिए और हम एक दूसरे से बातें करने के लिए बस कहीं भी जगह आप लोग पता नहीं इस वक्त कौन कौन कहाँ कहाँ बैठ के कहाँ कहाँ लेट के कहाँ कहाँ खड़े होके, कुछ कान में ईपी भी लगाए हुए होंगे, कुछ मोबाइल पे होंगे, कुछ कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा होगा, कुछ खाते हुए सुन रहे होंगे, कुछ बैठे हुए सुन रहे होंगे। तो यही ज़िंदगी है। तो कमरा वमरा कुछ नहीं होता। और वैसे भी अंदर की बात यह है कि जहाँ मैं बैठ के कर रहा हूँ, ये हमारा और स्पोर्ट्स तक का असल में बड़ा प्यार दूसरा है। उसकी वजह शायद ये है कि मैं और विकी पाजी एक दूसरे को 18 साल से जानते हैं। हम लोगों ने एक ही न्यूज़पेपर में एक ग्रुप में काम किया, फिर टीवी में आए। मैं स्पोर्ट्स का शौकीन, क्राइम की कहानियाँ सुनता पसंद करते हैं उनको, मिजाज भी हम दोनों का एक जैसा है लगभग। तो यहाँ पे हम लोगों का है कि ये पार्टनरशिप है, लेकिन आपको कुछ बैकग्राउंडर जो है वो जल्दी चेंज मिलेगा और फिर आप कुछ बदलाव भी देखेंगे। सर एक मोहित भट्ट है। हाँ, वो पूछ रहे सर, केटी नाम की भी शायद कोई लड़की थी जिससे इस केस का कोई संबंध था, वो कौन है? आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है। मोहित भट्ट साहब नमस्कार, आपका मेल वेल पढ़ता रहता हूँ, अच्छा लिखते हैं आप। एक कह रहे हैं कि किसी केटी नाम की लड़की का जिक्र था। ये सारी चीज़ें हवा में, मैंने कहा ना कि बहुत सारे एंगल इसको मीडिया ने अलग अलग तरीके से दिखाया, उठाया, लिया, लेकिन पुख्ता तौर पे जब तक प्रूफ ना हो, सबूत ना हो, इस तरह का कोई विटनेस ना हो, गवाह ना हो, तो सिर्फ किसी के कहने भर से किसी के ऊपर उंगली उठाना और कहना वो शायद ठीक नहीं होगा और ऐसा करना नहीं चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे नाम आए थे, लेकिन मैंने कहा कि ये केस आज भी वहीं खड़ा हुआ है जहाँ 17 फरवरी को था। आज भी नहीं मालूम मौत की असली वजह क्या थी, खुदकुशी थी भी कि नहीं थी, हादसा था, कुछ नहीं मालूम। सर एक मोहम्मद जावेद हुसैन पूछे सर, आप लाइव फाइनल के दिन लाइव आएंगे? मोहम्मद जावेद हुसैन साहब है। जावेद साहब कह रहे हैं कि मैं एशिया कप फाइनल लाइव पे आऊँगा। उस दिन शायद फ्राइडे है ना? फ्राइडे असल में कई शूट हैं। वक्त मिला तो ज़रूर आऊँगा, वरना अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो फिर मुझे लगता है कि मैच में ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, मैच देखें। अब मैं भी बहुत शौकीन हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा कि कोई गेंद ना छूटे। हाँ, इंटरेस्टिंग मैच हो तो मैं भी देखूँगा, आप भी देखेंगे। बाकी देखते हैं फ्राइडे को क्या होता है। सर ये अनिल शर्मा जी का सवाल है। हाँ। आई ऑब्जर्व कि आपकी स्टोरीज में लालची औरतों का यही हाल हुआ है, चाहे वो रानी हो या सुनंदा। अनिल शर्मा जी का है कि मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं। देखिए, जो लोग दुनिया में नहीं हैं, जिनकी मौत हो गई है, उनके बारे में कुछ हर धर्म में कहा जाता है कि मतलब मैं आतंकवादियों और बाकी को हटा के साइड में रख के बात करता हूँ कि उनके बारे में फिर बुराई नहीं करनी चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो अब ये जो भी आपने कहा, इस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि जो दुनिया में नहीं है उन लोगों के बारे में हमेशा अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। सर एक इंडियन पुलिस क्राइम का सर, अगर शशि थरूर कॉमन मैन होता, पुलिस रिमांड लेके सब कुछ उड़ा देती। इंडिया पुलिस क्राइम तक आपका स्वागत है। बहुत बहुत दिनों बाद आपसे फिर बात हो रही है मेरी। इनका कहना है कि अगर शशि थरूर एक आम आदमी होते, पॉलिटिशियन ना होते, पावरफुल ना होते, तो पुलिस कस्टडी में लेकर कब का उगलवा लेती। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये परसेप्शन है कि हाँ, आम लोगों के साथ पुलिस का रवैया क्या होता है और वीवीआईपी के साथ क्या होता है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, अलग अलग होता है। और अगर शशि थरूर गुनहगार है तो पुलिस उस तरीके से कर सकती थी, लेकिन पुलिस भी ये देख के ही हाथ डालती है कि कौन पावरफुल है, कहीं उसकी नौकरी पे बात ना आ जाए। और जब ये केस हुआ था तब शशि थरूर सरकार में थे, उनकी पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली पुलिस की हिम्मत भी नहीं है कि ऐसा करेगी। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गिरेबान में हाथ डाल के आप 3rd डिग्री अपना कर ही किसी से उगलवा सकते हैं। अब 3rd डिग्री से उगलवाने का ही आप एक बालिया बयान ले लीजिए, कोर्ट में उसकी अहमियत नहीं है। लास्ट में पुलिस को चाहिए प्रूफ, सॉलिड दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, जो कड़ियों को जोड़ सकें, कोलैबोरेट कर सकें। जब तक वो नहीं है, कोर्ट में केस आपका खड़ा नहीं होगा। तो पुलिस को वो सबूत चाहिए जो दिल्ली पुलिस जुटा नहीं पाई। सर एक चीज़ है, एक सवाल है। हाँ, अनवर खान का। तो सर जब सुनंदा पुष्कर की मौत हुई थी, उसके बाद खबर आई थी उनके कमरे से कुछ चीज़ें गायब भी हुई हैं। इस बात में सच्चाई है? अनवर खान का ये सवाल है कि जब सुनंदा पुष्कर की मौत हुई उसके बाद कमरे में कई चीज़ें गायब हुई थी। ये पहले ये उठा था, मीडिया में भी उठा था, कुछ चीज़ों को छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन जब ये वाक़या हुआ था, जब वहाँ पे पुलिस पहुँची थी सरोजनी नगर थाने की सबसे पहले, तो उस कमरे को बाकायदा सील कर दिया गया था और कहा गया था कि इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन पुलिस के आने से पहले और शशि थरूर के उस कमरे में जाने के बाद
वो जो टाइमिंग है उसमें क्या क्या हुआ ये किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन ये पुलिस का कहना है कि उसने जब वो स्पॉट पे पहुंची थी उसी वक्त उसने कमरे को सील कर दिया था। सर कई लोग कह रहे हैं कि केवीसी छोड़ के वो आपकी शो देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि केबीसी छोड़ के वो इस वक्त मेरा शो देख रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं। आपका प्यार। और एक मैंने आज मेल पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने लिखा है कि बिना विजुअल के, बिना तस्वीरों के, बिना वीडियो के मैं सिर्फ बोलता हूँ और आप लोग सुनते रहते हैं और बंधे रहते हैं। तो मुझे भी हैरत होती है कि ऐसा पता नहीं क्यों होता है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब मैं कहानी सुना रहा होता हूँ तो विजुअलाइज़ करते हैं और वो सोचते हैं कि वो भी उस जगह पहुँच जाते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो चीज़ें मैंने देखी हैं या हुई हैं मैं वैसे ही आपको बोल देता हूँ। और यकीन मानिए मैं कभी सोच के या लिख के या आज मैं ऐसे बोलूँगा कभी करते नहीं। जो जो मन में आता जाता है मैं बोलता जाता हूँ। लेकिन हाँ, फैक्ट्स के इर्द गिर्द हमेशा रहता हूँ कि फैक्ट्स के साथ, सच्चाई के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। शब्द जो है वो बस निकलते जाते हैं। केक कट करेंगे जब 1 लाख होगा ऑनलाइन। किसी ने कहा केक कट करेंगे जब 1 लाख होगा लाइव। मुझे लगता है आप में से अगर किसी एक के साथ भी मैं कर लूँगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा खुशी है बनिस्बत इसके कि मैं यहाँ बैठ के इस पर रख के और मैं आपको दिखा के और फिर मैं केक काटूँ और आपको ललचाऊँ। वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं और मेरी ये सारी ये जो दीपक, आसिम, वर्णिका ये सब बैठे हुए हैं ये लोग खाएं और आपको सिर्फ दिखा के निकल लूँ। ये बदतमीज़ी भी होगी और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सर 1 लाख में पार्टी कब देंगे? कब? दूध वाली अच्छा, VPN, ये दूध वाली VPN है इनका। एक तो आप अपना आईडी चेंज कर लीजिए, अब बहुत पुराना हो गया। अब तो आप दूध से दही पे भी आ सकते हैं। तो पार्टी के आप लोगों का प्यार ही जो है ये हम लोगों के लिए पार्टी है और हमेशा ये बस हर दिन ये पार्टी चलती रहती है। आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहें और हम लोग ये पार्टी करते रहेंगे। दूसरी, आज अब मैं आपको चलने से पहले ये भी बताऊं कि आज वारदात ज़रूर देखिएगा। 4 अलग अलग पुलिस की तस्वीरों की कहानी है। एक मेरठ की एक लड़की वायरल हुआ, आपने देखा होगा किस तरीके से। यूपी पुलिस जो है अब वो मतलब कौन किसके घर में आएगा, किसको आप चाय पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे, किससे आप प्यार करें किससे ना करें, ये अब यूपी पुलिस डिसाइड करने लगी है। एक मुंबई की कहानी है। मुंबई पुलिस एक इंतज़ार कर रही है क्योंकि एक कंप्लेनेंट आए तो एक केस पे कंप्लेंट ले फिर कार्रवाई करे। एक हैदराबाद की अजीब पुलिस की कहानी है। सड़क पे सरेआम एक कत्ल हो रहा है, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, पुलिस वाले देख रहे हैं, कातिल मार रहा है और उसके बाद वो गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं कातिल को यूँ छोड़कर। एक पंजाब की कहानी है। एक पुलिस वाला एक किसी आरोपी को पकड़ने घर जाता, आरोपी मिलता नहीं, वो उसकी बहू को ही उठा लेता। चलो भैया यहाँ तक भी ठीक है, आप थाने ले जाओ प्रेशर डालने के लिए। लेकिन उस बहू को, बेचारी की, उस महिला को उस पुलिस की गाड़ी की छत पे बांध देते हैं और बांधने के बाद पूरे शहर में घुमाते हुए ले जाते हैं। लोग जब देखते हैं तब उनको गुस्सा आता है और फिर पुलिस का क्या होता है। तो ये अलग अलग पुलिस के चेहरे हैं। ये कहानी आप रात 11 बजे वारदात में देख सकते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सर राजा भैया के ऊपर कभी कहानी सुनाएंगे? सर पंजाब के सर दरबारा किलर। हाँ, एक पंजाब से बहुत सारी भी आ रहा कि एक दरबारा जो है सीरियल किलर, उसके ऊपर ऑपरेशन ब्लू स्टार, राजा भैया। असल में लिस्ट इतनी लंबी है कि, और चूँकि मुझे सिलसिलेवार सुनाना होता है, ये मेरा वादा है कि ये सारी कहानियाँ आपको सुनाऊंगा और जल्दी जल्दी सुनाऊंगा और जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा मैं सुनाता जाऊंगा आपको। तो अब कल मुलाकात होती है हम लोगों की 9 बजे और तब तक आप लोग देखते रहिए। और हो सकता है कि कल शायद 1 लाख तक हो ही जाए और कल नहीं होगा तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद से रहता हूँ, परसों तो हो ही जाएगा। तो बाकी आप लोगों के ऊपर अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसी तरह सुझाव देते रहिए, शिकायतें करते रहिए, मेल लिखते रहिए। मेल आईडी आप सबको पता ही है, crimetokofficial@gmail.com या फिर मेरे आप मेल जो है shams.khan@aajtak.com, दोनों पे कर सकते हैं। दोनों मेल मुझे मिलते हैं और दोनों में पढ़ता हूँ और जितना रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ मैं ज़रूर करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सुनंदा पुष्कर के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो आप मेल लिख दीजिएगा, कुछ जो भी सवाल है मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा आपको अगले एपिसोड में। तो थैंक यू वेरी मच।